गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको थ्योरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है। बेसिकली हम लोगों ने थ्योरी सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, इंडियन एग्जांपल्स के साथ में। सारे वीडियोस मिलेंगे, फुल कोर्स 4 घंटे के अंदर कवर हो जाएगा। वीडियोस भी ब्रॉडकास्ट फॉर्म में है, मेल और फीमेल 2 वॉइस आपको मिलेगी, डेमो दिखाऊंगा मैं आपको। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे। अगर आपको मेरे को सर्च करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, अगर आपको आरटीयू से सर्च करना है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो आरटीयू बाय पुनीत सर लिखेंगे, मैं मिलूंगा आपको। अगर आप आरयू वाले चैनल पे जाएंगे तो आरयू बाय पुनीत सर मिलूंगा। सीबीएसई आरबीएसई के 10-12 के चैनल्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी यूनिवर्सिटी है जिससे रिलेटेड आपका कोर्स है उसको आप सर्च करो, मैं मिलूंगा। और अगर मैं नहीं मिलता हूं तो आप सिलेबस भेज दो, उसके वीडियोस और नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको डेमो दिखाता हूं किस तरीके से हम लोग के वीडियोस रन करते हैं और नोट्स क्या है। देखो ये नोट्स मिलेंगे आपको बहुत इजी लैंग्वेज में, डेटा वेयरहाउस या एमबीए का सब्जेक्ट है, जिसके पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। अमेज़न का एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा। अब इसका वीडियो में रन करता हूं, एक बार आप वीडियो देखना किस तरीके से, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों टोन में चलने वाला है वीडियो। एक बार आप देखना ध्यान से। लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल ना कर, आजकल हर तरफ डेटा डेटा डेटा, लेकिन इतने सारे डेटा को इस्तेमाल लायक कैसे बनाया जाए, इसी का एक बड़ा जवाब है डेटा वेयरहाउसिंग। हमारे पास जो जानकारी है वो इसका एक सरल सा परिचय देती है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहरी छानबीन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये डेटा वेयरहाउसिंग आखिर है क्या भला? जैसा कि इस परिचय में लिखा है, ये अलग अलग जगहों से बहुत सारे डेटा को एक जगह लाने, सहेजने और फिर उसे संभालने का एक तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसे समझने के लिए ना, देखिए इस तरीके से आप लोग को पूरे की पूरे वीडियोस मिलेंगे और ये नोट्स को आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करना है। यूनिट 1 मिल जाएगी आपको, वहां से आपको डाउनलोड करनी है। एक लैपटॉप में आप वीडियो चला लो, एक लैपटॉप के अंदर पीडीएफ चला लो, फोन के अंदर चला लो और आराम से पूरे नोट्स के साथ में सिस्टमेटिक वे से पूरा 100% कंप्लीट होगा। अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे हम लोग दे देंगे। फर्स्ट यूनिट आप डेमो के लिए कंप्लीट करो, सेकेंड यूनिट से लेके पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, बहुत नॉमिनल 0 प्राइस पे मिलेगा। और एग्जाम टाइम पे 4 घंटे में सिलेबस हो जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है, आप यहां से कॉल करके जो भी आपको वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, वो अवेलेबल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ के साथ अगर किसी सब्जेक्ट के वीडियोस नहीं बने हुए, किसी यूनिवर्सिटी के वीडियोस नहीं है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, वो यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट और वीडियो सब कुछ बन जाएगा आप लोग का। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता क्रय प्रक्रिया पर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। ये वो पूरी यात्रा है जो कोई ग्राहक तय करता है ना? मतलब जरूरत महसूस होने से लेकर चीज खरीदने और इस्तेमाल करने तक। और इसे समझना, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, मार्केटर्स के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि वो ग्राहक के मन को समझ सकें, अपनी मार्केटिंग ठीक कर सकें, सही टाइम पर सही मैसेज दे सकें। तो चलिए इन विचारों को जरा खोलते हैं, देखते हैं ग्राहक कैसे फैसला लेता है। पहला कदम क्या है? जरूरत पहचानना। जरूरत समस्या की पहचान, यहीं से सब शुरू होता है। सही कहा ना? ग्राहक को लगता है कि भाई कोई जरूरत है या कोई प्रॉब्लम है। ये अंदर से भी हो सकता है, जैसे भूख लगी, या बाहर से कोई एड देख लिया। जैसे वो रवि वाला उदाहरण था आपके नोट्स में, जूते फट गए, कॉलेज में अजीब लग रहा है, तो जरूरत महसूस हुई। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कई स्रोत बताते हैं, कि मार्केटर्स कई बार इस जरूरत को जगाते भी हैं एक्टिवली। अच्छा। हाँ, जैसे विज्ञापन दिखाकर या कोई डेमो देकर, या कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम बताकर जो शायद ग्राहक ने सोची ही ना हो। ये तो है। अच्छा, जरूरत महसूस हो गई। अब आता है चरण 2, जानकारी की खोज। जाहिर है ग्राहक अब पता लगाएगा, जानकारी ढूंढेगा, और आज के जमाने में तो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढेगा, दोस्तों से पूछेगा, है ना? हाँ, और ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब, ये नाम तो बार बार आते हैं स्रोतों में। दुकानों पर जाना भी होता है। और रिव्यूज, ऑनलाइन रिव्यूज पर लोग बहुत भरोसा करते हैं आजकल। बिल्कुल। जानकारी 2 तरह की हो सकती है, एक तो वो जो याद है, पुराना अनुभव, इसे आंतरिक कहते हैं, और दूसरी बाहरी, जैसे विज्ञापन, वो रिव्यूज जिनकी हम बात कर रहे थे। हाँ, और यहाँ व्यवसायों के लिए जरूरी है कि उनकी जानकारी आसानी से मिल जाए। मतलब जब रवि गूगल कर रहा है 2000 रुपए के नीचे जूते, तो आपका ब्रांड वहां दिखे। सही बात है, विजिबिलिटी जरूरी है स्टेज पर। ठीक है, जानकारी मिल गई। अब चरण 3, विकल्पों का मूल्यांकन। अब ग्राहक के सामने कई ऑप्शन है, वो उनकी तुलना करेगा,
हाँ, देखेगा कि फीचर्स क्या हैं, कीमत कितनी है, क्वालिटी कैसी है, दिखने में कैसा है, डिलीवरी कब तक होगी, बहुत सारी चीजें। हाँ, जैसे कीमत, ब्रांड की इमेज, फीचर, आफ्टर सेल सर्विस, कोई ऑफर है या नहीं, ये सब देखा जाता है। रवि वाले केस में वो कैंपस, बाटा, एडिडास इन सबको तौल रहा था। आराम, डिजाइन, कीमत, मजबूती, इन पैमानों पर। और यहीं पे जैसा कई दस्तावेजों में जोर दिया गया है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स यानी यूएसपीज का रोल आता है। मार्केटर को साफ बताना होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्यों अलग है, क्यों बेहतर है। बिल्कुल, ताकि वो भीड़ में अलग दिखे। चलिए, मान लिया मूल्यांकन हो गया, अब आता है चरण 4, खरीद का निर्णय। तो अब ग्राहक फैसला करेगा कि हाँ, मुझे ये वाला खरीदना है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती है ना। आपके नोट्स में कुछ और फैक्टर्स का जिक्र था। हाँ, असल में अंतिम फैसला फिर भी बदल सकता है, जैसे स्टोर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा, सेल्स पर्सन ने कैसे बात की, या एकदम लास्ट मोमेंट पर कोई बढ़िया डिस्काउंट मिल गया, हाँ, या डिलीवरी का कोई खास वादा। हाँ, वो रवि वाला उदाहरण, उसने कैंपस फाइनल कर लिया था, पर चेकआउट करते टाइम एडिडास पर 20% ऑफ देखा और एडिडास ले लिया। बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग पूरी यात्रा में जरूरी है, आखिरी पल तक। सही। एक छोटा सा पुश भी फैसला बदल सकता है। हाँ, ठीक है, खरीद हो गई। अब क्या? चरण 5, खरीद के बाद का व्यवहार। ये भी बहुत अहम पड़ाव है। अब ग्राहक प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा। हाँ, और फिर वो तय करेगा क्या ये उम्मीद जैसा था, या उससे अच्छा निकला, या खराब। और यहीं से वो संतुष्टि या असंतुष्टि वाली बात शुरू होती है। बिल्कुल, अगर संतुष्ट है तो क्या होगा? वो ब्रांड के प्रति वफादार हो सकता है, दूसरों को बताएगा, दोबारा खरीदेगा। पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं। हाँ। और अगर असंतुष्ट हुआ तो फिर शिकायतें, सामान वापस करना, नेगेटिव रिव्यू लिखना, ये सब हो सकता है। इसीलिए जैसा स्रोत बताते हैं, कंपनियों के लिए जरूरी है कि वो ग्राहक से बाद में भी संपर्क में रहें, मदद करें, शिकायतों को ढंग से सुने और सुलझाएं। ब्रांड की इज्जत का सवाल है। जैसे रवि को एडिडास जूते पसंद आए, आरामदायक लगे, तो उसने अच्छा रिव्यू लिखा, दोस्त को भी बताया, ये संतुष्टि है। और अगर जूते चुभते तो शायद वो वापस कर देता या बुरा लिखता। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है जिसे कई स्रोत बोनस चरण या बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, दोहराव खरीद और ग्राहक वफादारी। हाँ, ये पोस्ट परचेज का ही एक तरह से विस्तार है। अगर ग्राहक खुश है, संतुष्ट है, तो वो लॉयल बन जाता है, बार बार उसी ब्रांड से खरीदेगा। हाँ, और कंपनियां इसे बनाए रखने के लिए काफी कुछ करती हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम चलाना, अगली खरीद पर छूट देना। जैसे रवि को अगली खरीद के लिए 200 रुपए का कूपन मिला, उसे लगा कि हाँ, मेरी कद्र है। बिल्कुल। और एक बात जो कई स्टडीज में सामने आई है, पुराने ग्राहक को बनाए रखना नया ग्राहक लाने से कहीं ज्यादा सस्ता और फायदेमंद होता है। यही बेचने के बाद की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है जितनी बेचने से पहले की। सही कहा। तो इन स्रोतों के विश्लेषण से ये साफ है कि उपभोक्ता खरीद प्रक्रिया कोई सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा है। कई पड़ाव हैं इसमें, और हर पड़ाव पर ग्राहक को समझना, उसकी मदद करना, ये व्यवसायों के लिए बहुत जरूरी है। विश्वास बनाने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए और लंबे रिश्ते कायम करने के लिए। हाँ, स्मार्ट मार्केटर्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो ग्राहक को इस पूरी प्रक्रिया में गाइड करते हैं, सावधानी से जानकारी देकर, वैल्यू देकर। बिल्कुल। अंत में ग्राहक को संतुष्टि मिलनी चाहिए। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है, अगली बार जब हम या कोई और कुछ खरीदेगा, तो क्या हम इन चरणों को पहचान पाएंगे अपने अनुभव में? और क्या ये जानने से हमारे फैसले लेने का तरीका बदलेगा? ये सोचने वाली बात है।